हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हैं क्लास 7 के चैप्टर 8 पे, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ बेल बटन को हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैं आपको बता दूं कि चैप्टर के नाम से क्लियर हो चुका है कि इस चैप्टर में हम उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के बीच में मानव और पर्यावरण का रिलेशन कैसा है इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपके दिमाग में अब तक ये प्रश्न आ गया होगा कि भाई उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया है तो अब आ जाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको उष्ण कटिबंध के बारे में बताती हूँ कि उष्ण कटिबंध का एरिया कौन सा है। तो देखो, ये है हमारी अर्थ, और अर्थ के बिल्कुल मिड में जो लाइन है वह है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर का एड्रेस है 0 डिग्री, बात खत्म। इससे 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ यानी उत्तरी अक्षांश पे हम देखते हैं तो जो लाइन है वो है कर्क रेखा, या फिर उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी से इतना ही नीचे यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो लाइन है वह कहलाती है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध, क्लियर, यानी ट्रॉपिकल एरिया। अब सिंपल सी बात है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब कर्क रेखा से 23.5 डिग्री फिर ऊपर यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक का जो भाग है वह कहलाता है उपोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन या सब ट्रॉपिकल जोन, क्लियर। नेक्स्ट, इसी तरह मकर रेखा से 23.5 डिग्री नीचे यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो बीच का क्षेत्र है वह कहलाता है उपोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिक जोन, क्लियर। तो ये दोनों आपके जोन क्लियर हो चुके हैं, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध, और इन दोनों के 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का बीच का क्षेत्र जो कहलाता है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है वह उपोष्ण कटिबंध, और इसी तरह दक्षिणी अक्षांश में भी उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। अब हम चैप्टर को देखते हैं कि चैप्टर क्या कह रहा है। उष्ण कटिबंध प्रदेश कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं, ये आपका क्लियर हो चुका है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। बिल्कुल सही है कि 0 डिग्री जो एक काल्पनिक रेखा है, इससे 10 डिग्री उत्तर तक का भाग और 10 डिग्री दक्षिण तक का भाग जो होता है वह भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। यानी यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है उसके खुद के गुण देखने को मिलते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है और यह पश्चिम में पर्वतों से होकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। आगे डायग्राम में मैं आपको अमेजन नदी का पूरा मार्ग दिखाऊंगी। अमेजन नदी में बहुत सारी नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं, और यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों जैसे पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भागों से अप्रवाहित होता है। देखिए, आपको सबसे पहले दक्षिण अमेरिका का मैप देखना है, उसमें इन सारे देश जो हैं 13 देश, उनकी स्थिति देखनी है। अब एक शब्द आता है मुहाना। मुहाना किसे कहते हैं? जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जल राशि में मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। जैसे नदी है वो बह रही है, वो दूसरी नदी में मिली, तो वहां जहाँ पर वो मिलेगी वो क्या कहलाएगी? मुहाना। या फिर वो समुद्र में गिरी, तो जिस स्थान पर वो मिली समुद्र से वो स्थान क्या कहलाता है? मुहाना, क्लियर। देखिए, ये है आपका दक्षिण अमेरिका का मैप, इसे अच्छे से देख लीजिए। ये इसकी आकृति है कुछ कुछ समोसे जैसी। अब हम इसे देखते हैं तो सबसे ऊपर है, ये है वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, और ये बहुत बड़ा जो पूरा भूभाग है इस तरह से फैला हुआ, ये किसका है? ब्राजील का। फिर अपन देखते हैं तो नीचे उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, बोलिविया, और ये आपका पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया। तो इस तरह से ये जो है
ये दक्षिण अमेरिका की स्थिति है, और इसे आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्लियर? ये पूरी जो है ब्राउन कलर में शो हो रही है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ से आपकी नदी निकलती है अमेजन नदी, और ये इस तरह से बहते हुए अंध महासागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो ये जो है अमेजन नदी का है, और ये कहाँ कहाँ बहती है? ब्राजील, बोलिविया और पेरू, कुछ भाग इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, और ये जहाँ जहाँ शो हो रहा है और अभी मैंने आपको बताया था, तो ये वहाँ सब बहती है। क्लियर? तो आपको इसका डायग्राम अच्छे से याद हो गया, और इसे बनाइए कागज पेंसिल से अपनी बुक पे, तो बहुत अच्छे डायग्राम बनाने आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज करी, तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया, और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम क्या पड़ा? अमेजन पड़ा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो एनसीईआरटी अपन को प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट एक टर्म आता है कि भाई अमेजन की अन्य सहायक नदियां भी हैं। तो भाई सहायक नदी क्या होती है? यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं, और यह मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है अथवा उसका बेसिन अथवा जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है। मतलब मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, और उनकी सहायक नदियां, तो जितना पानी एक मुख्य नदी में आता है वो पूरा एरिया क्या कहलाता है? बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जलवायु कि भाई अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी है। तो सबसे पहले यहाँ बैकग्राउंड में जो आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, बहुत हरी भरी, बीच में से नदी जा रही है सर्पिलाकार आकार में घूमती हुई, तो यही अमेजन बेसिन है और ये अमेजन नदी है। तो क्लियर देख लो कितना हरा भरा है, इतना हरा भरा है, इतना हरा भरा है कि उसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरा भरा होने के कारण वहाँ पर पूरी तरह शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ दिन और रात का मौसम एक जैसा रहता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, तथा यहाँ प्रतिदिन वर्षात होती है। दिन में तापमान उच्च व रात में तापमान कम हो जाता है, परंतु आर्द्रता उच्च ही बनी रहती है। देखिए मान सकते हैं कि जैसे अपने यहाँ जुलाई और अगस्त में मौसम रहता है ना, ऐसा अमेजन बेसिन में 12 मास रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो यह भूमध्य रेखा पर है। भूमध्य रेखा पर जो जो देश या फिर द्वीप स्थित हैं वहां पर लगातार वर्षात होती रहती है। 4 घंटे सूरज निकला, फिर 4 घंटे बारिश, फिर 4 घंटे सूरज निकला, फिर 4 घंटे बारिश, कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और कुछ और भी रीजन है जो अपन आगे जाके समझेंगे। तो इसलिए वहां पर भूमध्य रेखा पर वर्षा सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब जहाँ पे बरसात होती है तो वहाँ क्या होता है कि एकदम गर्मी होती है, एकदम बारिश हो जाती है, तो मौसम चिपचिपा बना रहता है। अब देखते हैं वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, और वन इतने अधिक सघन होते हैं कि पत्तियां एवं शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है, और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में आर्किड और ब्रोमेलियाड यहाँ पैदा होते हैं, और वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। देखिए वर्षा वन में क्या है कि कहीं भी आप देख लीजिए, जब अपने यहाँ बारिश होती है तो चारों तरफ ग्रीनरी कितनी अच्छी तरीके से हो जाती है। जहाँ देखो वहीं छोटी घास, बड़ी घास, पेड़ पौधे, जंगली पौधे सब उग आते हैं। तो जहाँ कंटिन्यू 12 महीने बारिश होगी वहाँ कितनी हरियाली रहेगी, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इनमें क्या होती है, इतनी बारिश होती है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हो जाते हैं और बहुत हरे वाले, तो एक छत सी बन जाती है। यहाँ पर जमीन पे कभी भी सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए यहाँ पर कीड़े मकोड़ों की भी असंख्य प्रजातियां होती हैं पेड़ पौधों के साथ साथ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पेड़ पौधों की एक त्रिस्तरीय प्रणाली मिलती है, यानी छोटे पौधे जिनमें घास और कुछ ऊंचाई वाले आ जाते हैं, फिर उससे ऊपर होते हैं
एक 10 से 12 फुट वाले पौधे, और उससे ऊपर हो जाते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पौधे, जैसे अपने नीम पीपल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, कुछ इस तरीके के। और तीनों ही पौधे अलग अलग ऋतुओं में अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो इसलिए वहां पर कभी भी सूरज का प्रकाश जमीन पर नहीं आ पाता, यानी हरियाली बहुत बनी रहती है। और यहाँ पर क्या है, आर्किड और बॉम्बिलियार्ड पाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे बॉम्बिलियार्ड क्या होता है। आर्किड तो आपने देखा है ना, एक पर्पल कलर का फ्लावर होता है जो आजकल शादी वगैरह में माला में आता है, वो आपने देखा ही होगा। और बॉम्बिलाइट क्या होता है, देखिए यह एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, और मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेटों का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो आपको ब्रोमेलाइट का पता चल गया, और ये जो नीचे डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, ये है ब्रोमेलाइट का। क्लियर। नेक्स्ट, टुंकन। टूकन गुंजन पक्षी रंगीन पक्षियों वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए ये है टूकन, और ये जो आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है लंबी सी चोंच वाला पक्षी, ये है गुंजन पक्षी। हो सकता है आपने अपने यहाँ भी देखा हो, बारिश के मौसम में एक छोटी सी चिड़िया आती है, कुछ कुछ वो ऐसी ही लगती है। पक्षियों में बंदर आप सबने देखा है, स्लॉथ। स्लॉथ ये है, तथा चींटी खाने वाला टैपीर भी यहाँ पाया जाता है, ये है टैपीर। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। यहाँ पर एनाकोंडा को आप देख लीजिए, ये एनाकोंडा सांप है जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है और विश्व का सबसे बड़ा सांप है। एनाकोंडा पे हॉलीवुड में मूवीज भी बनी हैं, कभी टाइम मिले तो देखिए। इसके अतिरिक्त हजारों हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्हा मछली समेत विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि अमेजन वर्षावन में लोग कैसे होते हैं, यानी वो किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं। देखते हैं, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछलियां पकड़ते हैं, जबकि जो उनकी महिलाएं होती हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं। ये मुख्यतः टैपियोका, अनन्नास और शकरकंद उगाते हैं। तीनों ही लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि कई दफे मछली या शिकार मिलना भी अनिश्चित होता है, और महिलाएं ही अपनी उगाई गई शाक सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, और वे कर्तन एवं कृषि पद्धति का प्रयोग करती हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति को काटो और जलाओ भी बोलते हैं, कि ये लोग घूमते रहते हैं, तो 3-4 साल एक जगह रहे, वहां पे फसलों को काटा, जलाया, जलाने से पोषक तत्व सब मिट्टी में मिल गए, जला के वहां पे क्या कहते हैं साफ हो गया, वहां पे फसलें हुई 3-4 साल तक। फिर उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, वहां पे वो फिर से ऐसे ही करेंगे कि फसलों को, जो भी जंगल है उसे काटेंगे, जलाएंगे, 3-4 साल फसल वहां पे उगाएंगे और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो यह पद्धति क्या कहलाती है, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, या फिर काटो और जलाओ कृषि पद्धति। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका मुख्य आहार क्या है, मैनियोक है। मैनियोक कैसा होता है, ये है मैनियोक का डायग्राम। मैनियोक ऐसा होता है, इसे कसावा भी कहते हैं, और यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। और ये चींटी, ये जो लोग होते हैं यहाँ के, ये रानी, चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। तो मतलब ये फलाहार भी खाते हैं और मांसाहार भी खाते हैं। और ये जो पत्तियां हैं, मैनियोक के पेड़ की पत्तियां हैं, कुछ ऐसा होता है। अब देखिए, कर्तन एवं दहन की कृषि पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करता है, जलाता है, जिससे कि पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाएं। फिर इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा करता है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है, और इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं, और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत लेते हैं। काफी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। अमेजन वर्षा वन या फिर भूमध्यरेखीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते जैसे घरों में रहते हैं, जबकि कुछ मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत
तीव्र ढलान वाली होती है। तो आप सबने ही देखा होगा कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर कैसी ढालू छत का निर्माण किया जाता है जिससे कि पानी बह जाए। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग के बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त हो रहा है। और ये चीज़ तो आपने हर जगह देखी है कि मनुष्य ने जिस तरीके से विकास किया है उसका जो दूसरा नकारात्मक प्रकार वो पक्ष है वह प्रकृति के विनाश के रूप में सामने आ रहा है। वर्षा के कारण मिट्टी की बड़ी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बह जाते हैं। तो ये जो है ये एक इंट्रोडक्शन है और जो आपको काफ़ी चीज़ें बताता है उपोष्ण कटिबंध के बारे में। और यहाँ दिखाया गया कि देखिए कितने सारे पौधे थे लेकिन बरसात काफ़ी हुई कुछ मनुष्य क्रियाकलाप के कारण जो आज 1/3 भाग पर पेड़ पौधे थे वो केवल एक ही भाग पर रह गए हैं। और यहाँ पे इस आगे आगे वाले डायग्राम में वो और सिकुड़ गया है। कुछ तो मिट्टी के साथ पेड़ पौधे जब बारिश ज़्यादा होती है तब मिट्टी पानी के साथ बह जाती है और उससे कि पेड़ पौधे भी कमज़ोर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पुनः नहीं उगते। और कुछ मनुष्य के क्रियाकलापों से भी अमेजन बेसिन को बहुत हानि मिल रही है। देखिए विषुवतीय प्रदेश या फिर कहें उष्ण और उपोष्ण प्रदेश में पहला हमने बेसिन पढ़ा अमेजन नदी बेसिन, दूसरा हम पढ़ते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। यहाँ पे जीवन कैसा है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। ठीक है, गंगा अधिकांशतः भारत में बहती है और कुछ बांग्लादेश में है, जबकि जो ब्रह्मपुत्र है उसका कुछ भाग चीन तिब्बत में है, कुछ भारत में और कुछ बांग्लादेश में। और उसके बाद वह गंगा में मिलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। तो यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है, वैसे मैं 6th क्लास के एक चैप्टर में से पढ़ा चुकी हूँ और मैं आई बटन में भी डाल दूंगी, वो चैप्टर यहाँ पे बहुत यूजफुल होगा तो आप एक बार उसे देख लीजिएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप होता है हिमालय पर्वत से नीचे का जो संपूर्ण भाग है वो क्या कहलाता है, जिसमें पाकिस्तान का कुछ भाग, भारत का भाग और कुछ नेपाल सिक्किम का भाग आता है, वह सब क्या कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। तो देख लीजिए ये आपकी है कर्क रेखा, कर्क रेखा से भी कुछ नीचे से लेकर और यहाँ लगभग 30 डिग्री आ जाएगा, ये यहाँ तक फैला हुआ है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां हैं एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अप्रवाहित होती हैं। मतलब इधर से बहती है यहाँ से निकल के गंगा नदी और इस तरीके से यहाँ से बहकर आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों की मार्ग में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं और वो बनाती हैं एक प्रमुख गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, अगर आपको गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अलग से डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं एक प्रॉपर बना दूंगी, क्योंकि यहाँ बताऊंगी तो वो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा और 7th क्लास के अकॉर्डिंग इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, तो अभी इतना ही देखते हैं। लेकिन अगर आपको लगे तो आप मुझे बता दें। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। तो लगभग जो अपने भारत में का टेम्परेचर मौसम आप सब जानते हैं कैसा है, अपने यहाँ वर्षा मध्य जून से मध्य सितंबर तक होती है और गर्मियाँ भीषण गर्मी वाली और उत्तरी भारत में सर्दियाँ भीषण ठंड वाली होती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां मिलती हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के प्रतिकूल, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त रहते हैं, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और मिट्टी भी उपजाऊ होती है। देखिए भारत में या विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ होती हैं वो आती हैं तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, जल की भी उपलब्धता होती है, जीवन भी सही रहता है मैदानी क्षेत्रों पे।
तो इस सब चीज़ों के कारण मैदानी क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व है वह ज़्यादा होता है। जबकि हम बात करें कि पर्वतीय क्षेत्रों की, तो पर्वतीय क्षेत्रों पर बाढ़, भूस्खलन आदि और भी कई पेयजल की समस्या, कृषि की समस्या आदि तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण मनुष्य नहीं रह पाता है और प्रतिकूल हो जाता है वहाँ पे मनुष्य का रहना। इसलिए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्रों की बजाय मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। अब यहाँ पर एक शब्द आया था जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे उत्तराखंड में का जो जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं वह 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का यह 1029 है और बिहार का 1102 है। तो इस तरह क्लियर हो जाता है कि उत्तराखंड में कम क्यों है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है। बंगाल और बिहार में इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र है। क्लियर। जिन स्थानों पर फसलें उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होती है वहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय ही कृषि होता है और धान यहाँ की मुख्य फसल है। मैदानी क्षेत्रों की प्रमुख फसलें हैं जिनमें धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है यहाँ की नकदी फसलों में, और गन्ना, जूट जैसी फसलें आती हैं। तो ये सब फसलों को आप जानते हैं जो अपने आसपास ही उगाए जाते हैं। अगर आपके परिवार में कोई फार्मर है तो आप सबने ये देखी होंगी। मैदानों के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर आपने चाय के बागान नहीं देखे तो मन में दुखी मत होइए। यहाँ जो बैकग्राउंड में आपको इमेज दिख रही है वो चाय के बागान हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है और मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाएं उगाई जाती हैं। कुछ जगह पर केले के भी बाग दिखाई देते हैं। तो ये जो है केले के बाग इस तरह के होते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र भी मैंग्रोव वन से घिरा रहता है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। इन सब पेड़ों का डायग्राम अगर आपने नहीं देखा है तो 6 क्लास के एक चैप्टर में मैंने करवाया है, जो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में, जो राइट साइड में एक आई बटन होता है उस पर आपके इस वाले के साथ ही ऐड कर दूंगी, तो आप उसे जरूर देखिएगा। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं एवं एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। देखिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य है वो बहुत फेमस है असम का, और इस तरह का जो होता है वो एक सींग वाला गेंडा होता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल भी पाए जाते हैं। ये आपका घड़ियाल है। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। और यहाँ जो बैकग्राउंड में आपको 3 औरतें कुछ पौधे उखाड़ती हुई दिख रही हैं, तो ये धान की खेती है। धान इस तरह से बोया जाता है पानी में। अब कुछ चीजें हैं कि क्या आप जानते हैं, तो अब आप जानिए। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ढलान वाला है जो मैंने भी अब आपको एक पीछे दिखाया था। ढलान को इसलिए हटा दिया जाता है कि जल का तीव्रता से प्रभाव ना हो। यानी जो एकदम ढलान होता है उस पर कृषि कैसे की जाए, तो उसको सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि एकदम ढलान वाले भाग पे तो तेज बारिश होगी तो सारी मिट्टी बह जाएगी, लेकिन जब सीढ़ी नुमा होगी तो उस पर तुलनात्मक रूप से कम बहेगी। दूसरा, आप देखो, क्या आप जानते हो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक विशेष प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा डॉल्फिन कहते हैं। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिकी शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। यानी सुसु जो होती है इसे अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं, और यह जो होती है वो गंदगी में नहीं जी पाती है। तो पता लग जाता है कि पानी कैसा है, साफ है, गंदा है, ऐसे।
नेक्स्ट है कि क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप सब इसको अपने फ़ोन में विकिपीडिया पर जाके सर्च कीजिए कि नमामि गंगे क्या है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि में है सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। क्योंकि देखिए हमारे भारत की नदियां, विशेषकर गंगा, इतनी गंदी हो चुकी है, उसमें हम हर तरह की चीज़ें विसर्जित करने लगे हैं। तो उसको सही करने के लिए नमामि गंगे और आसपास के एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चालू किया गया है। या आप सभी के घरों पे स्वच्छता का वादा करते हुए, गाना गाते हुए गाड़ी आती है, वो इसी के तहत चालू की गई है। नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। तो यह जो है वह गंगा आरती का, गंगा के तट का एक दृश्य है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। और यह जो है वो वाराणसी की इमेज है। इन शहरों में अत्यधिक उद्योगों के कारण गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो गई है। कुछ इस तरह गंगा नदी का दृश्य हो गया है, जो पहले कभी इस तरह का हुआ करता था कि पानी इतना साफ कि नीचे तक का दिखाई देता था। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है नीचे कितना साफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है हवा में तैर रही है नाव, जबकि ये नदी में है। बेसिन में यातायात की सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग विकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में यातायात का प्रभावी माध्यम जल मार्ग है। क्लियर? तो पहले इस तरह स्थिति थी, फिर हमने कर दिया इस तरह। अब बहुत सारे नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन शुरू करके सबको साफ करने की कवायद चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। कोलकाता जो है हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, ये आपका ताजमहल है। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप। लखनऊ का इमामबाड़ा, ये इमामबाड़ा है। असम में कांजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। कांजीरंगा जो है असम में, उसमें मिलता है एक सींग का गैंडा, जो मैंने आपको पहले दिखाया। और मानस में मिलता है बाघ, जो कि वर्ल्ड फेमस है, बंगाल टाइगर के नाम से जिसे भी जानते हैं। तो ये है। तथा अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो ये जनजातियां हैं विश्व के अलग अलग भागों की, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जनजाति भी होती है। तो ये दर्शनीय स्थल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही ये बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए।